मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर समिट में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा एमओयू यहां पर हुआ है। इन्वेस्टर समिट की समाप्ति के बाद भी सरकार इन्वेस्टमेंट को लेकर ग्राउंडिंग पर लाने के लिए उसे प्रयासरत है और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम ऐसे सेक्टरों को प्राथमिकता देंगे जिससे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर उत्तराखंड में हो और इन्वेस्टमेंट को लेकर ही काम हो रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट तो समाप्त हो गया है लेकिन सरकार का काम अब शुरू हुआ है। अभी इन्वेस्टर समिट का जिस दिन हमारा समारोह हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस दिन हमने लगभग 44,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के हमारे निवेशकों के साथ करार हुए हैं। अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमको मिले हुए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम सभी को ग्राउंडिंग जहाँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, जहाँ पर उद्योग लग सकते हैं, अन्य प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, उन सभी कामों को लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार समीक्षा करेंगे जिससे कि वो धरातल पर उतरे और जो हमारे राज्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे या राज्य की आजीविका को बढ़ाने के लिए, राज्य के व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोजगार सृजन में हमारे नौजवानों को, युवाओं को जिससे अधिकतम रोजगार मिलेगा, उन सभी उद्योग समूहों को, इन्वेस्टमेंट वालों को हम प्राथमिकता देंगे। इस कार्यक्रम में अपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में नए चेहरों पर विश्वास जताया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 राज्यों के नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जिन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री का यहाँ दायित्व मिला है वे अपने अपने राज्य में प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जो आज कल 2 दिनों में लगातार विधायक दल की बैठक में तीनों ही राज्यों में जिनको विधायक दल का आगे मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, अन्य दायित्वों में जिनका चयन हुआ है या जिनको चुना गया है, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में अपने अपने राज्यों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे और अपने राज्य को आगे ले जाएंगे, देश को भी आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। 9 से 10 दिसंबर को देहरादून में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं लिया है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के प्रति कितनी संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे विभिन्न संगठनों की ओर से होने वाले कार्यक्रमों में बगैर रोके ही भाग ले रहे हैं। तो समिट में हुए तमाम जो करार हैं वे भी आप देखिए किस तरह से वहां पर हुए उसकी समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी हुई थी और करीब 3 महीने पूर्व इस राज्य के लिए यहां पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टीम ने देश विदेश में भी कई शहरों के दौरे किए हैं और इस दौरान भारी भरकम निवेश करार भी किए गए। इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां एमडीडीए और एचआरडीए के अधिकारियों और प्रशस्ति पत्र और साथ ही गंगाजली देकर सम्मानित किया है। इस सम्मान अधिकारियों को सड़कों को दुरुस्त व सौंदर्यकरण के कार्य को समय से पहले कराने के लिए भी निर्देश दिए गए। तो मंत्री ने यहां पर यह भी कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात काम करके राज्य की सड़कों को सुदृढ़ और सौंदर्यकरण के लिए हाथ से ही बेहतर बनाया है, जिसके लिए वे सम्मान के ही भागीदार हैं। वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने भी बताया कि इस तरह के सम्मान से अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और अधिक काम करने की क्षमता मिलती है। जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय
गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी तक मैं कह सकता हूँ बहुत सफल ये रही है, और इनकी सफलता के पीछे बहुत से लोगों का काम है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे आप जैसे मीडिया के साथी हैं, और अन्य तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। आप जानते हैं कि जहां हमारे सामने चुनौती थी कि कम समय में हमें सब कुछ करना था, और एक जहां ज़्यादा हमारी जो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की हम बात करते थे, उसको हमने अचीव किया, उससे को पार किया। ऐसे साज सज्जा और जो भी आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई भी लोग अतिथि के रूप में आते थे उनका सत्कार करते हैं, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक भाव रहता है अतिथि देव भव, तो उसको लेके भी हमारे विभागों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मेरा आवास विभाग, जिसके अधीन हमारे MDD और HRD विभाग ने, आपके स्वयं सामने मैं कह रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा कितना सुंदर साज सज्जा पूरे एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक और आसपास तमाम क्षेत्रों में, चाहे दुकानों के फसाड़ के कार्यक्रम होंगे, डिवाइडर पे हमारे फूलों की सजावट होगी, सड़कों का उनको बढ़ाने का होगा और उसमें बहुत साफ सुथरापन दिखाई दिया होगा, या अन्य जो भी काम इससे निमित्त हुए हैं, उसको लेके आज आम जन में भावना है कि हमारे अधिकारियों ने दिन रात काम करके इस इन्वेस्टर समिट में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो मैंने ऐसे तमाम अधिकारियों को बुला के यहाँ सम्मानित किया है, और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी लापरवाही के लिए, किसी भी अन्य चीज़ के लिए इन्हीं अधिकारियों को कहते हैं कि साहब आपने ठीक नहीं किया, तो यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। और ये मैंने पहले से किया, आज कोई पहली बार किया ऐसा नहीं है। इससे पहले G20 का कार्यक्रम हुआ था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्रों में सब जगह जो अच्छे काम हुए थे उन अधिकारियों को मैंने तब भी सम्मानित किया था। और मैं जब से पहली बार विधायक बना तब से मैं लगातार अच्छे कर्मी, अच्छे अधिकारियों को मैं हमेशा बताया गया है। किस तरीके देखा इसको हम लोग बहुत ही एक अच्छे प्रोत्साहन के रूप में ले रहे हैं, और यदि हमारे जो विभाग का जो मुखिया है, यदि हमारे कार्यों की एक प्रशंसा की गई है तो हमारा एक तरह से नैतिक दायित्व बनता है, और हम लोग प्रोत्साहित होते हैं कि हम और अच्छा कार्य करेंगे। तो ये अच्छी पहल है और हम लोगों के कार्य की सराहना की गई है, तो हमारी प्रशंसा की एक वो है, और उसके लिए हम लोग आगे और अच्छा कार्य करेंगे, इसके लिए प्रोत्साहित होंगे। वहाँ से एक तरह तो प्रशंसा भी की, आप आरोप खुद ही लगा हुए, टेंडर बीट खुलने से पहले आपने टेंडर का जेनसेट लगा दिया। कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग जो है ना, जो भी कार्य होता है वो एक बड़ी पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं। टेंडर खुले नहीं उससे पहले आपने इंस्टॉल कर दिया, कैसे पारदर्शी कहते हैं? नहीं, कही गई है वो ठीक नहीं है, और जो सही है उस चीज का सही है उस चीज का जो हम लोगों ने किया है उसका एक्चुअली जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको देख लें आदमी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहले से ही हो गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की है, और बैठक में नर्सिंग स्टाफ भर्ती में नियुक्ति को लेकर अधिकारियों को समन्वय बनाने के लिए कह दिया गया है। और मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही सभी नर्सिंग स्टाफ को प्रदेश में नियुक्तियां दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय स्तर पर किसी भी तरह से कोई लेट लतीफी नहीं होगी। पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से नियुक्तियों में देरी हुई है, लेकिन इस महीने के अंत तक सभी नियुक्ति जो है अभ्यर्थियों को यहां पर दे दी जाएगी। धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 280 जो यहाँ पर ये भर्तियां हुई थी, उसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से ये नियुक्तियां होने जा रही हैं। और नर्सिंग स्टाफ के लिए प्रदेश में रोजगार मेले के जरिए बम्पर भर्तियां भी खोली गई हैं। वहीं बेरोजगार नर्सिंग स्टाफ के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण भिजलावान ने भी यहां मंत्री धन सिंह रावत का आभार जताया। देखिए, एक तो हम 280 जो है ए नमो की भर्ती करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी उसका भी वर्षवार विज्ञापन निकालने जा रहे हैं। तीसरा, हम इसी महीने जो है नर्सिंग की भर्ती करने जा रहे हैं, और एक रोजगार मेले के रूप में सबको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सबको नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। ये लेट इसलिए हुआ कि सबका पुलिस वेरिफिकेशन में देर हुई थी, और पुलिस विभाग को आज भी हमने कहा है कि जल्दी वेरिफिकेशन कर दीजिए। हमारे विभाग में कोई देरी इसमें नहीं। देखिए, आज हम लोग सभी जो है संविदा बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ पूरे प्रदेश से जो है बच्चे हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, और ये भर्ती 12 सालों बाद हुई है। और ये भर्ती जो वर्षवार भर्ती हुई है, ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुई है, क्योंकि जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनके लिए भर्ती का प्रावधान हुआ। और इसमें जो है 12 सितंबर को रिजल्ट आया, 1376 लोगों का चयन हो चुका है। आज 12 दिसंबर है, पूरे 3 महीने हो चुके हैं, और 3 महीने से हमारी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है।
जिसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था और माननीय मंत्री जी ने आज उसकी मीटिंग ली, बैठक ली और माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस महीने में हम आपको जो है नियुक्ति दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी आप लोगों को जैसे बाइट दी है और इस महीने में नियुक्ति होने जा रही है, इसलिए बैठक यहाँ पर रखी गई नियुक्ति के लिए। वो तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे स्वास्थ्य। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यहां मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट का दौरा किया है। इस दौरान पर्यटन मंत्री व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। इस दौरान यहां पर पर्यटन मंत्री ने भारत के एकमात्र कैटोग्राफिक म्यूजियम का भी निरीक्षण किया और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों से वार्ता भी की। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने यहां पर आने वाले पर्यटकों से भी वार्ता की है और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूरा पता लगाने की कोशिश की। आपको बताते चलें कि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री ने अपनी बात को किस तरह से रखा है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कहा गया कि भारत का एकमात्र कैटोग्राफिक म्यूजियम जो जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का है उसका सौंदर्यीकरण 23 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से किया गया है और यहां पर आने वाले पर्यटकों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यहां राधानाथ श्रीधर और नैन सिंह रावत द्वारा माउंट एवरेस्ट को नापा गया और सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जो जनरल ऑफ इंडिया थे उनकी देखरेख में पूरा काम किया गया। उन्होंने कहा कि यहां पर आने वाले बच्चों को यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर आने वाले पर्यटकों को एयर सफारी के द्वारा हिमालय क्षेत्र का दर्शन कराया जा रहा है और ये पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। जॉर्ज एवरेस्ट जो कार्टोग्राफिक म्यूजियम है ये 23 करोड़ 52 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसको उसी पद्धति से बनाया गया जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। इसको रेस्टोरेशन इसका किया गया है और हिंदुस्तान का एकमात्र कार्टोग्राफिक म्यूजियम ये बन करके तैयार हुआ है, जिसमें पंडित नैन सिंह रावत जी और राधानाथ श्रीधर जी की जो उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार से पीक 15 को उन्होंने नापा तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और हमारी जो नाविक जो सैटेलाइट है जीपीएस सिस्टम है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों के ज्ञानवर्धन में ये बहुत सहायक होगा और जो साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं और जिनको कार्टोग्राफी की नॉलेज है उनके लिए बड़ा उपयोगी है ये। और यहाँ दिखाया गया है किस प्रकार से जंजीर को लेकर के और ये लिटरली कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ तक इसको नापा गया, तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। मैं सभी लोगों को जिसमें सहयोग दिया है उनको सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये विंटर लाइन कार्निवल भी लगभग नज़दीक है, किस तरह की तैयारियां हैं? जॉर्ज एवरेस्ट पे भी उसमें कुछ उसके लिए भी तैयारियां हैं और इसमें जब गवर्नर साहब यहाँ आए थे तो बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उनको मैं अवार्ड देना चाहता हूँ। उसका भी आयोजन हम करने जा रहे हैं और ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है और जो यहाँ मसूरी आएगा वो निश्चित रूप में यहाँ देख करके अपना ज्ञानवर्धन करेगा। इन्वेस्टर समिट में भी यहाँ का मुद्दा उठला है, यहाँ पे और ज़्यादा विकास की बातें की गई हैं, किस तरीके से? हाँ, इन्वेस्टर समिट में भी जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में हमने बताया, राधानाथ श्रीधर के बारे में बताया और हमारी मिनिस्ट्री का ये प्रयास होगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी चिट्ठी लिखेंगे कि एवरेस्ट के साथ श्रीधर का नाम भी जोड़ा जाए, क्योंकि वही पहला बंगाली व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट को नापा और पीक 15 को नापा। सर आखिरी सवाल, जॉर्ज एवरेस्ट आने वाला जो मार्ग है वो बिल्कुल खस्ता हाल है, जो टूरिस्ट आते हैं काफ़ी परेशान होते हैं और आपने लगातार इसके लिए आदेशित किया था लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, उसमें कार्रवाई करेंगे हम लोग, उसका हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और निश्चित रूप में मार्ग तो बन के ठीक हुआ है, पर इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लग जाएं और इसमें गोल्फ कार्ट्स लग जाएं जिससे कि लोग आसानी से यहाँ पहुँच जाएं। जॉर्ज एवरेस्ट के साथ आपने एक और नाम जोड़ने की बात कही है, क्या वो नाम है, किस प्रकार से? वो राधानाथ श्रीधर जी का नाम है, तो हम ये चाहेंगे कि श्रीधर का नाम भी एवरेस्ट के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि एवरेस्ट तो जो जॉर्ज एवरेस्ट थे वो तो सर्वेयर थे, सर्वेयर जनरल थे, पर श्रीधर वो भारतीय व्यक्ति था जिसने असली पीक 15 को नापा, एवरेस्ट को नापा। सर टूर को लेकर लगातार जीएसटी का लाभ उत्तराखंड को मिले, इसलिए पर्यटन की तरफ से विकास किया जा रहा है कि यहाँ चाहेंगे कि जो ऑफिसेज हैं और टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ के डेस्टिनेशन से ऑपरेट करें जिससे कि जीएसटी का लाभ हमारे उत्तराखंड को प्राप्त हो। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून को सुंदर बनाने के लिए एमडीडीए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में जिन सड़कों की मरम्मत का कार्य
करा गया है। इस पर भी जल्द आप देखिए किस तरह से निगरानी की जाएगी। यानी कि आपको बताते चले कि जहां पर काम लगाया गया है और अभी नहीं चल रहा है, फिलहाल उसे शुरू किया जाएगा। शहर में सड़कों पर रेहड़ी फड़ी लगाकर अपना रोजगार कमाने वालों को लेकर भी एमडीडीए के उपाध्यक्ष ने कहा कि इन लोगों के लिए देहरादून नगर निगम और अलग से यहां वेंडर जोन बनाने के लिए निशानदेही कर रहा है। जल्द ही इन लोगों को वेंडर जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि इनके कारण शहर में पेश आ रही यातायात की समस्या दूर हो जाए। सड़कें हैं और जो मोहल्ले हैं उनको भी हम लोग ठीक करेंगे। तो नेक्स्ट फेज में हम ऐसे एरियाज को टेकअप कर रहे हैं जो फर्स्ट फेज में छूट गए हैं। तो आने वाले समय में आपको देहरादून और बेहतर दिखाई देगा। समय कम था, एक चुनौती था आपके सामने। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर जो पुरुषार्थ और परिश्रम दो ऐसी चीजें हैं जो कम समय में बेहतर परिणाम दे सकती है। तो अगर हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया और पुरुषार्थी हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। सर, रेहड़ी ठेली वालों को भी हटाया है। देखिए, नगर निगम के द्वारा वेंडिंग जोन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किए गए हैं और वेंडिंग जोन वो आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो वेंडिंग जोन का जो धारणा है वो इसी पर है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही इनको व्यवस्थित किया जाए ताकि ट्रैफिक की या दूसरी तरह की दिक्कतें ना आए। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार से इन्वेस्टर समिट से हुए एमओयू का हिसाब मांगा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने ये कह दिया कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू किस किस क्षेत्र में हुए हैं और एमओयू की जानकारी सेक्टर वाइज देनी होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कितना काम हुआ है, इन्वेस्टर समिट में कितना खर्च हुआ है और उसका भी ब्यौरा यहाँ पर सामने रखा जाए। देखिए, अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को ये जानने का अधिकार है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आए। आपने कहा 3,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो 3,40,000 करोड़ के एमओयू जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर में, कितने निवेशकों ने यहाँ हायर रेफर सेंटर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, कितने निवेशकों ने यहाँ विद्यालय या बड़े कॉलेजेस बनाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, होटल इंडस्ट्री के कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये तो अब आपको जनता के सामने रखना चाहिए कि यहाँ होटल रिजॉर्ट्स बनने के लिए ही सारे निवेश आए हैं। विभागवार, जिलेवार और सेक्टर वाइज बताया जाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग निवेश करने के इच्छुक हो रहे हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग निवेश करना चाहते हैं। ये सारी बातें अब निकल कर आनी चाहिए और शर्तें भी निकल कर आनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने किन शर्तों पर इन निवेशकों को यहाँ निवेश करने के लिए बुलाया है। प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से करवट बदली गई है और आप देखिए मौसम ने किस तरह से यहां पर करवट बदली है। प्रदेश के जनपद चमोली में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट आ गई है। कड़ाके की ठंड के बाद लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। चमोली जनपद के ही यहां बद्रीनाथ, नीति घाटी, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ के साथ साथ सीमांत गांव में भी जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने से स्थानीय होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। इन लोगों के मुताबिक बर्फबारी शुरू होने के बाद क्षेत्र में स्नोफॉल देखने के लिए पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है। मेरा नाम रविंद्र कंडारी है और मैं औली में एक होटल व्यवसायी हूं और इस विंटर की अभी फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है और जिससे हम होटल व्यवसाय को काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पे औली में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और जिससे काफ़ी टूरिस्टों में इजाफा होगा और पर्यटक यहाँ पर आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा पाएंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों से निवेदन करता हूँ कि आप औली में आइए और बर्फबारी का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। जोशीमठ ब्लॉक के ही यहाँ गर्म क्षेत्र में सड़क की खराब हालत को लेकर, ये उर्गम क्षेत्र है जहां पर सड़क खराब है, उसकी हालत को लेकर लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। गुस्साए लोगों ने सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदेश में आप देखिए जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और पंच केदार, कपिलेश्वर के साथ आधे दर्जन से ज्यादा गाँव को जोड़ने वाली सड़क खराब व्यवस्था में है और अब इस सड़क पर सफर करना भी जोखिम भरा हुआ है। तो लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी आप देखिए सड़क की मरम्मत का काम नहीं किया गया, जिसके बाद यहां आम जनता ने मोर्चा संभाल लिया है।
देखिए, आज कल क्षेत्र विकास आंदोलन की पूरी समिति आज यहाँ कोटेश्वर में आई है। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम यहाँ पे है और जैसा कि विगत काफ़ी समय से जो वेलम उर्गम मोटर मार्ग है वो काफ़ी समस्याओं का सबब रहा है, जिस कारण आज मजबूरन लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है। साथ में जो हमारा भेंटा भर की गिरा बांसा वाला मोटर मार्ग है उस पर भी कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। साथ में जो हमारे जो पुलों के कार्य चल रहे हैं वहाँ ब्रिज एंड रूप कंपनी द्वारा वही बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके विरोध में हमने इससे पहले भी डीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पे आने का फैसला लिया। राजधानी देहरादून पुलिस लाइन के ग्राउंड में ही यहाँ प्रेस क्लब द्वारा आयोजित अजय गौतम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने शिरकत की है और इस दौरान महानिदेशक ने बल्लेबाजी कर क्रिकेट मैच की शुरुआत करते हुए सभी पत्रकार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिभागी यहाँ पर पहुंचेगा तो प्रतियोगिता खेल भावना से यहाँ पर होती है, जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सिर्फ जीत की भावना से प्रतियोगिता होती है। किसी को पीछे छोड़ने की भावना नहीं होती और इस तनावपूर्ण वातावरण के बीच खेल शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ वातावरण बनाता है, तो खेल भावना से हो रही प्रतियोगिता सार्थक साबित रहेगी। पहली बात ये है कि जो कोई प्रतियोगिता होती है वो खेल भावना से होती है और जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं होती। प्रतियोगिता में हमेशा जीतने का भाव होता है, किसी को पीछे छोड़ने का भाव नहीं होता। तो ये जो सकारात्मकता होती है निश्चित रूप से अगर हम कहें हमारे मन को विचार को प्रसन्न रखती है और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अगर हम देखें तो खेल कूद बहुत जरूरी है। और उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा जो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में ये प्रतियोगिता कारगर सिद्ध होगी। जहां पूरे देश में 12 नवंबर 2023 को दीपावली का त्यौहार मनाया गया था, वहीं एक महीने के बाद यहां जनजातीय क्षेत्र चक्राता विधानसभा जौनसार में या बाबर में ही बूढ़ी दीपावली मनाई जा रही है। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में आए, यहाँ पर वो पहुंचे हैं तो लोगों ने दीपावली मनाई, लेकिन उनके आने की सूचना पहाड़ी क्षेत्रों में 1 महीने के बाद मिली थी और उस समय लोगों ने दीपावली मनाई थी। ये सिलसिला पौराणिक काल से चलता आ रहा है। वहीं पहाड़ों में ये त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है और रात्रि में गांव के लोग पंचायती आंगन में यहाँ आप देखिए ढोल नगाड़े और दुमाऊ बजाकर नृत्य करते हैं और होलियाड़े भी जलाते हैं। देहरादून शहर में सड़क के किनारे मौजूद अतिक्रमण की वजह से अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आम जनमानस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने शहर की सड़कों पर उतरकर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एसएसपी अजय सिंह अतिक्रमण के विरुद्ध यहां निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को एसएसपी ने चेतावनी भी दी है और इस अवसर पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर समिट के वक्त शहर से अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने का काम किया गया था, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है और अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई को अंजाम नहीं देते हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जो इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा, उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा ना लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगण हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं है और लोग जब आते हैं तो किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो हमारी क्या वजह है कि 30, 35, 40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे उसको वो व्यवस्था में सहयोग करें उनके, और जो भी उसका नॉमिनल पेमेंट होता है व्यापारीगण खुद करें। इसी चीज़ का सहयोग लेने के लिए ऐसे यातायात मित्र को जगह जगह नियुक्त करने के लिए जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करें और साथ ही साथ अस्थायी अतिक्रमण जिसके कारण जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आती है वो दोबारा ना लगे, इसीलिए सभी थाना प्रभारी को रूट वाइज बुलाकर उसको उन चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।